हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 का जो डीओई की तरफ से आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिला हुआ है, ठीक है, जो आपके सपोर्ट मटेरियल में है, ठीक है ना। उसके लास्ट में प्रैक्टिस पेपर 1 है। तो आज हम इसका सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन ए हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था, है ना। तो चलिए आज सेक्शन बी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट है आपके पास सेक्शन बी, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास यहाँ पर। If the points 3 or 4 lies on a graph of this, then find the value of A. यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y is equals to ax plus 7 के आलेख पर स्थित है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जो ये पॉइंट है ना, ये इस ग्राफ पे लाई करते हैं, तो इसका मतलब जो ये पॉइंट्स है वो इसके सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो जो ये निर्देशांक आपको दे रखे हैं ना, तो ये पहला आपको x का मान दे रखा है और दूसरा आपको y का मान दे रखा है, ठीक है ना। जब भी आपको बोले कि कोई भी बिंदु उस आलेख पर स्थित है, मतलब ये उसके जो समीकरण आपको दे रखा है उसके हल आपको दे रखे हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर a का मान निकालना है। तो अब आप कैसे निकालोगे यहाँ पर a का मान? तो पहले जो ये इक्वेशन आपको दे रखी है इसको लिख लो, और इसमें x की जगह पर आप 3 लिख दो और y की जगह पे आप 4 लिख दो, ठीक है ना। तो चलिए वैल्यूज को सिर्फ मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पर, और कुछ नहीं कर रही। तो 3 4 जा 12 हो गया, यहाँ पर 3a प्लस का 7 हो गया, ये 7 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है। तो 3a इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3, और आपको a की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। चलिए अब इसमें एक इंटरनल चॉइस हमको दे रखी है, तो उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहा है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के 4 विभिन्न हल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर एक समीकरण इक्वेशन आपको दे रखी है, उसके 4 सॉल्यूशंस आपको दे रहे हैं। तो अब हम इसके 4 सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे? देखो एक इक्वेशन के ना बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जितने मर्जी, इनफाइनाइट, ठीक है। तो जरूरी नहीं है जो सॉल्यूशंस मैं यहाँ पर निकाल लूं आपके भी वही निकले, ठीक है ना। तो मैं आपको बताती हूँ इसको करेंगे कैसे। आप क्या करो, एक बॉक्स बना लो एक्स और वाई का। एक की वैल्यू आप खुद से मानते रहो, दूसरे की वैल्यू निकलती रहेगी। जैसा कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने क्या किया पता है, यहाँ पर y को मैंने 0 रखा, तो इक्वेशन है मेरे पास ये, ठीक है ना। अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर y को 0 रखोगे ना, तो y को 0 रख दो, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x कितना आ जाएगा, 6/2, कट करके वो 3 आ गया। तो y को 0 रखा तो x 3 आ गया, ठीक है। अब अगली बार में आप क्या करो, x को या y को किसी को भी रख सकते हो, मैंने y को 2 रख दिया, तो x कितना आएगा, तो यहां पर मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये 2 प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, तो x आपके पास 4/2, वो आपके पास आ गया 2, ठीक है। फिर उसी तरीके से मैंने y को 4 रखा तो x 1 आ जाएगा, और एक बार मैंने y को 6 रखा तो x 0 आ जाएगा। तो ये मेरे 4 सॉल्यूशंस निकल गए। फिर बोलूंगी जरूरी नहीं है कि आप भी यही वैल्यूज रखो, आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो। x की जगह एक वैल्यू रख के देख लो तो y की वैल्यू आ जाएगी, और अगर y की जगह रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहां पर आपको कह रहा है इफ PQ पैरेलल टू ST एंड एंगल PQR इज इक्वल्स टू 110 एंड एंगल RST इज इक्वल्स टू 130, फाइंड एंगल QRS। आकृति में यदि PQ समांतर किसके है, ST के, तो कोण PQR आपको दे रखा है, कोण RST आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, QRS आपको ज्ञात करना है। तो दो जो कोण आपको दे रखे हैं ना यहाँ पर आकृति में बना रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। कोण आपको निकालना कौन सा है, QRS, मतलब कि ये वाला कोण आपको निकालना है। अब इसमें ना थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो मैंने ना इसको एक ट्रायंगल बना दिया और यहाँ पर इसको नाम दे दिया x, ठीक है। ये मैंने खुद से किया है, ठीक है ना। अब आप देखो इसको हमने लेट कर लिया एंगल 1, इसको लेट कर लिया एंगल 2, ठीक है, और इसको लेट कर लिया हमने एंगल 3, ठीक है ना। मुझको ये वाला निकालना है, ठीक है।
अब सबसे पहली बात, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 130 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है ये तो मेरे, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट एंगल ही तो है ना, क्योंकि PQ जो है वो पैरेलल है ST के। जब ये दोनों पैरेलल है, PQ जो है वो समांतर किसके, ST के, तो फिर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए मेरे। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 होगा। लीनियर पेयर बना रहे हैं ये मेरे, एक स्ट्रेट लाइन में ये दोनों, ठीक है ना। तो देखो एंगल 1 तो मुझे पता है ना 130 डिग्री, तो यहां से मैंने एंगल 2 भी निकाल लिया। तो एंगल 2 मेरा कितना आ गया, 180 माइनस 130, तो ये आ गया मेरा 50 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे मुझे तो ये वाला एंगल निकालना है R वाला, तो इसके लिए मैं ये ऊपर वाले एंगल्स को क्यों निकाल रही हूँ। देखो अगर मुझे इस त्रिभुज के, कौन सा, QRX, इस त्रिभुज के ये वाले दोनों कोण मिल जाए 2 और 3, तो फिर मैं तीसरा भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। तो इसलिए मैं ये दो निकालने की कोशिश करूं ताकि उसी से मैं तीसरा निकाल सकूं। और मेरा एक निकल भी गया है एंगल 2, अब रह गया बस एंगल 3 निकालना। तो देखो अब ये दोनों भी तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक ही लाइन पे है, तो फिर एंगल 3 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीजन, एक ही लाइन पे है तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं मेरे, ठीक है ना। तो यहां से मेरा एंगल 3 कितना आ गया, 180 माइनस 110, तो वो आ गया मेरा 70 डिग्री। बस अब आप ट्रायंगल कौन से त्रिभुज की बात करो, QRX की। आपको पता है एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल QRS, इन तीनों का योग, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है, 180, ठीक है ना। ये आपको पता है 70, ये आपको पता है 50, ये नहीं पता, ये तो हमें वैसे भी निकालना है, क्वेश्चन में यही निकालना है ना। तो बस QRS आपका निकल के आ गया, कितना आ गया वो 180 में से पहले आप 70 माइनस कर देना, फिर 50 माइनस कर देना, तो QRS आपके पास आ गया यहाँ पर 60 डिग्री, और आपको यही निकालना था, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम whose parallel side are 14 cm and 10 cm and whose height is 6 cm। एक समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 14 सेमी तथा 10 सेमी है और जिसकी ऊंचाई 6 सेमी है। तो देखो आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, मतलब कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका बहुत ही एक आसान सा फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर सब चीजें हमें दे भी रखी है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब जो आपकी समांतर भुजाएं हैं उन दोनों भुजाओं का योग, ठीक है, और गुना में हम क्या करते हैं, ऊंचाई, मतलब कि हाइट, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हाफ यहाँ पर ये ऐसी है, सम ऑफ पैरेलल साइड को वो लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग और हाइट की जगह ऊंचाई। सब चीज मुझको दे रखी है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है ना। तो 14 प्लस 10 पैरेलल साइड्स मुझको दे रखी है और हाइट मुझे 6 दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा ये 24 और ये आ गया 6। अब देखो आप चाहो तो इस 2 से इस 24 को काटो या 6 को काटो, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी काट सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको काट रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने काटा तो 12 आ गया, ठीक है ना। तो 12 इंटू 6, इसका मतलब 72 सेंटीमीटर मेरा क्षेत्रफल, एरिया आ गया किसका, ट्रेपीजियम का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया आपके पास। चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास यहाँ पर है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेमी है, इसकी बराबर भुजाएं और आधार का अनुपात 3:2 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज होता है भाई, ये वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है ना। आपको कह रहा है जो इक्वल साइड है वो, और जो उसका बेस है मतलब आधार है, उसका अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लेट कर लेते हैं कि पहली साइड हमारे पास 3x है
तो फिर दूसरी भी 3x होगी, क्योंकि दो भुजाएं तो बराबर होती है इसमें, और तीसरी हमारे पास हो गई 2x। ठीक है। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होते हैं कि हमने 2 बार 2x क्यों नहीं लिया, 3x ही क्यों 2 बार लिया। देखो यहाँ पर लिखा है द रेशियो ऑफ अ इक्वल साइड, तो इसका मतलब जो पहली वाली है वो इक्वल साइड है, और जो दूसरे वाला है वो बेस है, मतलब आधार है, इसलिए नहीं लिया। ठीक है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 3x प्लस 3x प्लस 2x। पेरीमीटर मुझे 32 दे ही रखा है ना, तो यहाँ पर 8x आ गया, तो यहाँ से x कितना निकल के आया 32 अपॉन में 8, तो वो आ गया आपके पास 4। तो इसका मतलब a आपके पास कितना आएगा, वैल्यू पुट कर देती हूँ x की, तो फिर b भी इतना ही आएगा आपके पास, और c आपके पास कितना आएगा, वो 2x है। ठीक है ना। अब एक s भी तो चाहिए होता है इसमें, सेमी पेरीमीटर, तो वो 32 डिवाइडेड बाय 2 करके निकल जाएगा, तो वो आ गया 16 सेंटीमीटर। बस सब चीजें मिल गई ना। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हीरोज फॉर्मूले से ही निकालेंगे ना, ट्रायंगल का त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम उसी से निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए वही लगा देते हैं फिर हम यहाँ पर, s की जगह 16 और a की जगह 12, s की जगह 16, b की जगह 12, s की जगह 16 और c की जगह 8। ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, इस 16 को रूट से बाहर निकालूंगी तो 4 आएगा, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है। इस 4 को रूट से बाहर निकालूंगी तो 2 आएगा, इस 2 को रूट से बाहर निकालूंगी, सॉरी 4 को निकालूंगी तो भी 2 आएगा, अंदर बचा सिर्फ 8। ठीक है। और यहाँ पर आ गया 16, और इसको मैंने लिख दिया। ठीक है। इन दोनों 2 का एक 2 बाहर आ गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये 24 का आंसर आ गया। आपको क्या करना था, क्षेत्रफल निकालना था, तो वो कितना आया 32√2 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर 25 है। तो क्वेश्चन यहाँ पर द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस कवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। एक रोलर का व्यास 84 सेमी है और लंबाई 120 सेमी है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके पास एक रोलर है, तो आपको पता है रोलर कौन सी शेप का होता है, किस आकार का होता है, वो सिलेंडर की शेप का, बेलन के आकार का ही तो होता है। उसकी आपको डायमीटर दे रखी है, ठीक है, और उसकी लेंथ भी दे रखी है। लेंथ मतलब यहाँ पर उसकी हाइट दे रखी है, लंबाई मतलब हाइट दे रखी है ये। ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस कवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। एक मैदान को समतल करने के लिए, ठीक है, एक बार समतल करने के लिए क्या होगा, वो 500 चक्कर लगाता है। तो आपको ये बताना है कि वो जो पूरा मैदान है, प्लेग्राउंड जो है, उसका एरिया मतलब कि उसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है। तो देखो हम सबसे पहली बात तो जो हमें दे रखा है वो ही लिख देते हैं। तो डायमीटर ऑफ रोलर, रोलर का व्यास वो आपको दे रखा है 84 सेंटीमीटर। तो यहां से आप इसकी त्रिज्या निकाल दोगे, मतलब कि रेडियस निकाल लोगे। ठीक है ना। तो वो आ जाएगी 84 अपॉन में 2, इसका मतलब 42 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ रोलर आपको दे ही रखी है, उस रोलर की लंबाई आपको दे रखी है, तो वो आपको दे रखी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है। अब उसका एरिया कितना होगा रोलर का, एक चक्कर अगर वो लगाएगा तो कितना होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया CS ऑफ सिलेंडर इतना ही तो होगा, है ना। तो CS ऑफ सिलेंडर निकाल देंगे हम। अब उस CS होता क्या है, वो होता है आपके पास 2 पाई RH। तो 2 पाई की जगह पाई का मान, R की जगह R का मान, और H की जगह H का मान। ठीक है ना। तो इन सबको सॉल्व करके आया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो वो एरिया है ना जब आपने उसका एक चक्कर लगाया, तो एरिया इन 1 रेवोल्यूशन आया ना ये तो।
आपको कितने रेवोल्यूशंस का निकालना है? 500 का। तो 500 का कैसे आएगा? क्या करूं? मल्टीप्लाई। ठीक है ना? तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 1584,000,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपसे तो यहाँ पर एरिया मीटर स्क्वायर में मांग रहा है ना, और हमारा कितने में आया? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब लिख देते हैं मैदान का क्षेत्रफल किसमें? मीटर स्क्वायर में। तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 बार 100 से डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर है तो आपका कितना आ गया? 1584 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब उस मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। चलिए इस वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आसान क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन 26। A die was rolled 100 times and the number of times 6 appeared was noted. If the probability of getting a 6 be 2/5, how many times did die 6 come up? एक पासे को 100 बार फेंका गया और 6 कितनी बार आया उसे लिखा गया। यदि 6 आने की प्रायिकता 2/3 है, ठीक है, तो बताइए 6 कितनी बार आया। ठीक है, तो यहाँ पर 2/5 है। ठीक है, 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है। अब पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर हम इसको करेंगे। देखो वैसे तो हर बार प्रायिकता हमको निकालनी होती है, प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी मुझे पहले से ही दे रखी है। वो कह रहे हैं 6 आने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 2/5 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या दे रखा है। प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रायिकता किसकी दे रखी है? 6 आने की, तो वो 2/5 है। अब आपसे वो कह रहा है कि ये बताओ कि 6 आया कितनी बार होगा। अगर आपने एक डाई को 100 टाइम रोल किया, मतलब एक पासे को आपने 100 बार फेंका है, तो आपको ये बता रहा है उसमें से 6 कितनी बार आया। प्रायिकता नहीं बतानी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी, वो तो आपको दे रखी है प्रोबेबिलिटी। आपको ये बता रहा है कि 6 कितनी बार आया। अब वो कैसे आप बताओगे? तो चलो लेट कर लेते हैं फिर। लेट, एक मिनट, उसको मैंने x मान लिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे 6 आने की प्रायिकता पूछती कि क्या प्रोबेबिलिटी है 6 आएगा, तो आप ये कहते हैं ना कि फेवरेबल आउटकम को हम ऊपर रखेंगे जितनी बार 6 आएगा, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 6 कितनी बार आया? x बार, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स मतलब 100, क्योंकि मैंने उस पासे को 100 बार ही फेंका है। तो आप यही तो कहते हैं कि उसकी प्रायिकता ये होगी। तो अब ये वाली जो प्रायिकता है और जो ये वाली प्रायिकता है, ये दोनों तो इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही तो 6 आने की है। ठीक है ना, इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया। ठीक है, बस अब तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। x का मान यहां से निकाल लो आप, इसको इससे कट किया 40, इसका मतलब कितनी बार आया? वो आया आपके पास 40 बार। तो 100 बार आपने पासा फेंका, तो उसमें से 40 बार आपके पास क्या आया? 6 आया। ठीक है, चलिए इसमें एक इंटरनल चॉइस है, वो और देख लेते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है आपसे? 1500 families with 2 children each were selected randomly and the following data were recorded. आपको ये डेटा दे रखा है। Out of these families, one family is selected at random. What is the probability that the selected family has 2 girls and 1 girl? 2 बच्चे वाले 1500 परिवार को यथाचित चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको? ये आंकड़े आपके पास लिखे हुए, तो आपको प्रायिकता बतानी किसकी है कि 2 लड़कियों की और 1 लड़की की क्या प्रायिकता होगी, वो आपको बतानी। देखो हुआ क्या है, यहाँ पर 1500 फैमिलीज को हमने लिया और उसमें देखा 2 बच्चे किसके पास है, उन 1500 फैमिली में। ठीक है ना, तो 102 फैमिली ऐसी है जिनके पास 2 बच्चे हैं, और 675 फैमिली ऐसी है जिनमें सिर्फ एक ही बच्चा है, वो भी गर्ल है।
ठीक है, और 723 फैमिली ऐसी है जिसमें एक भी गर्ल नहीं है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, 2 गर्ल्स और 1 गर्ल की। ठीक है, तो देखो अब हम करेंगे कैसे, टोटल आउटकम्स तो हमें पता है कितने आएंगे, वो तो मुझे पता है 1500 होंगे। अब फर्स्ट पार्ट में मेरे से कह रहा है कि ये बताओ कि 2 गर्ल्स जो आई है, जिसमें 2 गर्ल्स हो, ठीक है, उस परिवार की क्या प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी बतानी है उस फैमिली की। तो यहां लिख देते हैं हम 2 गर्ल्स। तो कितनी कितनी फैमिली ऐसी जिनमें 2 गर्ल्स है, 102 फैमिली ऐसी है। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 102, टोटल आउटकम हो गए 1500। बस डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है एक ही लड़की हो, मतलब 1 गर्ल हो, तो कितनी फैमिली ऐसी है जिनमें सिर्फ एक लड़की है, तो 675 फैमिलीज है वो। तो फेवरेबल आउटकम ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, डिवाइड किया तो मेरा इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। इसी के साथ आपका जो ये सेक्शन बी है 2 मार्क्स का, ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन सी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।